हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके शासनकाल में आने वाले एक चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के बारे में भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि इन दोनों लोगों के बारे में क्या ऐतिहासिक साक्ष्य हैं या क्या ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए देखा जाए। जैसा कि देखिए इस इमेज में देख रहा है कि हर्षवर्धन का जो शासन था वो अपने देश में उत्तर भारत में ही फैला हुआ था और उत्तर भारत में देखिए यह शासन यहाँ पर गुजरात के बल्लभी वाले स्थान से लेकर फिर मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में, फिर यहाँ देखिए जो है मगध का क्षेत्र, फिर ये जो पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र है, फिर इसके बाद कन्नौज, फिर उसके बाद देखिए ये थानेश्वर हरियाणा, यहाँ तक पूरा इसका जो है शासन फैला हुआ था। इसके बाद उसने देखिए दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के पास एक अभियान किया था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो शासक था चालुक्य वंश का, उसके हाथों इसको पराजय झेलनी पड़ी। तो इस प्रकार से इसका जो साम्राज्य था देखिए इतने क्षेत्रों में विस्तृत था। अब आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में एक एक करके जो फैक्चुअल बातें हैं, तथ्यात्मक बातें हैं उनको। देखिए जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में अध्ययन किया था और जिसमें सबसे अंत में मैंने आप लोगों को पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में बताया था। उन्हीं वर्धन वंश के शासकों में हर्षवर्धन जो है एक महान शासक माना जाता है और इसने लगभग 41-42 साल तक इस वंश पर शासन किया था। तो आइए देखते हैं एक एक करके इसकी उपलब्धियों के बारे में और इसके क्रियाकलापों के बारे में। देखिए उसमें आप लोगों ने देखा था कि राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी, गुप्त शासक था उसके द्वारा और शशांक के द्वारा, जिसके बाद हर्षवर्धन राजा बनता है इस वंश का और उस समय इसकी उम्र रहती है 16 वर्ष की। उसके बाद देखिए जो हर्षवर्धन को इसके मृत्यु की खबर दी गई थी वो एक सेना नायक के द्वारा दी गई थी और उस सेना नायक का नाम क्या था? कुंतल, यानी अश्वारोही सेना नायक था कुंतल। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों ने देखिए कि देखा कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बनता है और उस समय उसकी उम्र कितनी रहती है? 16 वर्ष। यानी इसका जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में। ठीक है, ये सब पूछता नहीं है जन्म वगैरह कब हुआ था, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए हर्ष के बारे में जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो देखिए बांसखेड़ा और मधुबन का अभिलेख है। उसके अलावा देखिए उसके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा रचित की गई एक पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित। इन तीनों स्रोतों से हर्षवर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन की देखिए उपाधि बताई गई है कि शिलादित्य के नाम से इसने उपाधि धारण की थी। इसने देखिए परम भट्टारक नरेश की भी उपाधि धारण की थी, कुछ स्रोतों से पता चलता है। कहा जाता है कि जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो उसके सम्मुख देखिए प्रमुख रूप से 3 समस्याएं थी, जिसमें देखिए पहला था अपनी बहन राजश्री की खोज करना। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि मौखरी शासक ग्रह वर्मा के साथ इनकी बहन राजश्री का विवाह हुआ था। बाद में शशांक और उत्तर गुप्त शासक के द्वारा, देवगुप्त के द्वारा उसके पति की हत्या कर दी गई थी और जिसके वजह से इसको उन्होंने कैद में रखा था। कैद से वह वहां से भाग गई थी, तो उसी को खोजना था। दूसरा जो कारण महत्वपूर्ण चुनौती थी वो कन्नौज के उत्तराधिकार की समस्या, यानी राजश्री का कोई पुत्र नहीं था तो वहां का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह भी इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरा था वर्धन एवं मौखरी वंश की सुरक्षा की समस्या। तीसरी समस्या थी कि अपने वंश की और अपने बहन की वंश की सब जो सुरक्षा है उसको किस प्रकार से किया जाए। तो ये 3 समस्याएं थी इसके जब राजा बना था यह तब। उसके बाद देखिए जब यह शासक बनता है तो उसने देवगुप्त और शशांक से बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ली।
उसके बाद उसने अपनी बहन की सुरक्षा हेतु कन्नौज की ओर आगे बढ़ा। तो यानी देवगुप्त और शशांक से बदला लेना था। क्यों लेना था? क्योंकि इन्होंने इसके भाई की हत्या की थी और इसके बहनोई की हत्या की थी। जब यह कन्नौज की ओर आगे बढ़ रहा था तो उसे देखिए मार्ग में कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के दूत हंसवेग से मुलाकात हुई थी और उसने हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की तरफ से मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब यह देवगुप्त और शशांक से बदला लेने के लिए जा रहा था तो रास्ते में कामरूप का जो शासक था भास्कर वर्मा, उसका एक दूत मिला था। उस दूत का नाम था हंसवेग और उस दूत ने हर्षवर्धन से अपने राजा की मित्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको हर्ष ने स्वीकार कर लिया था। फिर आगे बढ़ने पर उसे एक और व्यक्ति जिसका नाम था भंडी, उससे खबर मिली कि राजश्री कैद से मुक्त होकर बिंद के जंगलों में चली गई है। तो भंडी से उसको पता चला कि राजश्री वहां पर कैद में नहीं है, बल्कि वह वहां से कैद से भागकर बिंद के जंगलों में चली गई है। उसके बाद देखिए तब हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी और फिर उसे कन्नौज ले लिया। यानी जब उसे खबर मिली कि राजश्री महल में नहीं है, कैद में नहीं है, बल्कि जंगलों में भाग गई है, तब वह जंगल में गया, अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसको ढूंढ के निकाला और इन लोगों ने उसको उस समय ढूंढा जब वह सती होने जा रही थी। फिर वहां से उसको यह कन्नौज ले आया। उसके बाद इसके कोई उत्तराधिकारी न होने की वजह, यानी इसका बहनोई जो ग्रहवर्मा था उसका कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, तब उसमें उत्तराधिकार का समस्या उत्पन्न हो गया। और फिर बाद में वहां के जो मंत्री थे और उसकी बहन राजश्री ने सहमति से हर्षवर्धन को ही कन्नौज का शासक मान लिया और कहा कि आप ही यहाँ के अब शासक हैं। इसके बाद उसने देखिए अपनी जो राजधानी थानेश्वर थी उसको कन्नौज स्थानांतरित कर दिया और दोनों ही राज्यों पर शासन करने लगा। देखिए इसके साथ ही उसके उत्तरी भारत की राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र था अब कन्नौज बन गया। पहले थानेश्वर था। वेनसांग के अनुसार कहा गया कि शासक होने पर हर्ष ने प्रतिशोध लेने के विचार से शशांक पर आक्रमण किया और 6 वर्षों तक युद्ध करता रहा। लेने के लिए हर्षवर्धन ने जो गौड़ शासक शशांक था उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके साथ 6 वर्षों तक युद्ध लड़ता रहा। उस युद्ध में देखिए शशांक पराजित होता है और उसके बाद वह अपने क्षेत्र में वापस लौट जाता है। कुछ समय के बाद देखिए 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो जाती है और यह शत्रुता समाप्त हो जाती है। उसके बाद देखिए कहा गया था कि उसने मालवा के शासक देवगुप्त को भी पराजित कर दिया था और उसकी हत्या भी कर दी थी। उसके संघर्ष में देखिए कहा गया कि नर्मदा नदी के तट पर उसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में उसको पराजय झेलनी पड़ी। फिर उसके बाद देखिए कामरूप का जो शासक था, कामरूप को देखिए उसमें प्रागीर ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था, वहां का शासक भास्कर वर्मा था। उसने अपने दूत को हंसवेग नाम था जिसका, उसको हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। एक समय तो जब वह रास्ते में जा रहा था कन्नौज की तरफ, तब वह दूत मिला था और उसने मित्रता का प्रस्ताव रखा था। उस मित्रता के प्रस्ताव को हर्षवर्धन ने स्वीकार कर लिया था। और फिर जब ये सब युद्ध से वो खाली हो जाता है और कन्नौज के शासन पर काबिज हो जाता है, तब भास्कर वर्मा अपने दूत को उसके दरबार में भेजता है। देखिए हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन न तो वह कट्टर था न ही पूरे देश का शासक। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि वह अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन फिर कहा गया उसका तो पूरे भारत पर शासन भी नहीं था और पूरी तरह से वो कट्टर हिंदू भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो वो किस प्रकार से हिंदू सम्राट हुआ? उसका देखिए जो राज्य था वो कश्मीर, पंजाब एवं कामरूप को छोड़कर उत्तर भारत तक सीमित था। यानी देखिए उत्तर भारत में भी उसका साम्राज्य था
कश्मीर, पंजाब और कामरूप ये क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर भारत तक था। उसने चीन के साथ देखिए राजनयिक संबंध भी स्थापित किया था, जिसके लिए उसने देखिए 641 ईस्वी में एक दूत मंडल चीन भेजा था। उसके बाद देखिए चीन से भी 3 दूत मंडल 641 ईस्वी, 643 ईस्वी और 646 ईस्वी में हर्ष के दरबार में आए थे। अब देखिए हर्ष के कुछ महत्वपूर्ण समकालीन शासक थे, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हर्ष के समकालीन शासक कौन कौन से थे? गौड़ नरेश शशांक, कन्नौज नरेश गृहवर्मा जो इसका बहनोई था, कामरूप नरेश भास्कर वर्मा जिसने इनके साथ मित्रता कर ली थी, बल्लभी का नरेश ध्रुवसेन द्वितीय था, वातापी नरेश पुलकेशिन द्वितीय था और उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त, ये इसके समकालीन शासक थे। हर्ष के देखिए महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से थे? तो देखिए हर्ष ने सबसे पहले पूर्वी अभियान किया था, उसके बाद देखिए पश्चिमी अभियान किया, उसके बाद सिंध की विजय की, उसके बाद उसका पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद कश्मीर तथा नेपाल की विजय की। देखिए उसने उड़ीसा पर विजय की, उसके बाद उसने चीन के दूत मंडल का आदान प्रदान किया। इस प्रकार से इसके देखिए महत्वपूर्ण अभियान थे जो उसने अपने शासनकाल में की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसका जो शासन था उत्तर भारत में देखिए हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी तक सीमित था। उसके अलावा उसने कामरूप से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक अपना विशाल क्षेत्र बनाया था। तो अगर इसकी सीमा पूछी जाए तो इसकी उत्तरी सीमा हिमालय से और दक्षिणी सीमा पूछा जाए तो विंध्य पर्वत के पास नर्मदा नदी, पूर्वी सीमा पूछा जाए तो कामरूप और पश्चिमी सीमा पूछा जाए तो सौराष्ट्र। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र पूरे भारत में फैला था। आप देखिए इसकी शासन प्रणाली के बारे में देख लेते हैं कि इसके साम्राज्य में शासन प्रणाली किस प्रकार से थी। तो देखिए कहा जाता है कि साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ हर्षवर्धन एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। उसका शासन देखिए जो है राजतंत्रात्मक था तथा राजा प्रजावत्सल एवं लोक हितकारी भावनाओं से भरा हुआ होता था। उसके अंदर देखिए कहा जाता था कि राजा दैवी उत्पत्ति में भी विश्वास करता था। हर्षचरित में सम्राट हर्षवर्धन को देखिए सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार माना गया है। इसके बाद देखिए कहा जाता है कि राजा का संपूर्ण दिन प्रशासनिक एवं धार्मिक कार्यों के संपादन में व्यतीत होता था। हर्ष की धार्मिक नीतियों के कारण देखिए उसे हिंदू काल का अकबर कह के भी संबोधित किया गया है। राजा को सहायता देने के लिए एक विशाल मंत्रिपरिषद भी हुआ करती थी और इस विशाल मंत्रिपरिषद में कई अधिकारी होते थे जो उसके प्रशासन में उसको सहायता प्रदान करते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए देखिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत को देखिए भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक देखिए राजस्थानी, ऊपरीक अथवा राष्ट्रिक के नाम से संबोधित किया जाता था। भुक्ति का विभाजन देखिए जिलों में हुआ था और जिले की संज्ञा विषय थी और विषय का जो प्रधान होता था, हेड होता था, उसको विषयपति कहा जाता था। विषय के अंतर्गत देखिए कई और भी अधिकारी होते थे जिन्हें पाठक कहा जाता था और ये आधुनिक तहसील होती थी। उसके बाद देखिए जो ग्राम होते थे वह शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। देखिए इस प्रकार से इसका शासन देखिए कई भागों में बटा था। प्रांत को भुक्ति, भुक्ति को फिर जिले में, जिले के बाद फिर विषय और विषय के बाद फिर पाठक और पाठक के बाद फिर ग्राम। ग्राम का जो प्रधान होता था उसको ग्रामा छपटलिक कहा जाता था और यही ग्रामीण शासन को पूरी तरह से चलाता था। इसके बाद देखिए हर्षचरित एवं कादंबरी में विभिन्न प्रकार के सामंतों एवं मंत्रियों का भी उल्लेख किया गया है जो हर्ष के अधीन रहकर शासन करते थे। कहा जाता था कि हर्ष के अधीन कुछ सामंत थे और कुछ मंत्री थे जो उसके शासन के अधीन रह के कई क्षेत्रों में शासन चलाते थे। हर्षकालीन देखिए प्रशासन के पहले से कहीं अधिक सामंती एवं विकेंद्रित था। यानी हर्ष का जो शासन था पहले जो सामंती व्यवस्था थी वो उतनी प्रभावी नहीं थी जितने इसके काल में थी और वो पूरी तरह से विकेंद्रित भी थी।
उसके बाद देखिए पदाधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि खंड प्रदान किया जाता था, और यही भूमि खंड प्रदान किया जाने का जो प्रक्रिया था, यही सामंती प्रथा को उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण वजह था। उसके बाद देखिए अधिकारियों को वेतन एवं पुरस्कार के रूप में सनद भी जारी किया जाता था, और सनद के रूप में भूमि देने की प्रथा थी, और इसने ही देखिए सामंती प्रथा को सर्वप्रथम शुरू किया था, और कहा जाता है कि हर्ष ने ही इसको सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद देखिए न्याय व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी था वह राजा होता था। राज्य में शांति व्यवस्था कायम थी, दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी, और अपराधों की संख्या में जिसके वजह से बहुत कमी हुई थी। दंड कठोर था जिसकी वजह से अपराध होते नहीं थे, अपराधी डरते रहते थे। इसके बाद देखिए हर्ष की जो सेना थी वो एक विशाल एवं सुसंगठित सेना थी। ह्वेनसांग कहता है कि उसकी सेना के चारों अंगों की जानकारी मिलती है, और वह कहता है कि उसके समय में रथों की महत्ता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, यानी रथ वाले जो सैनिक थे वो इसके काल में बहुत कम थे। उसके बाद देखिए सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वह खुद सम्राट होता था, जिसके अनुपस्थिति में सेना का संचालन देखिए महाबलाधिकृत नामक अधिकारी करता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, और राजस्व प्रशासन का स्वरूप बहुत ही उदार था। हर्ष के ताम्रपत्रों में 3 प्रकार के देखिए करों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला जो कर था वो भाग कर के रूप में जाना जाता था, और यह कर देखिए राज्य की भूमि पर कृषि करने वाले से 1/6 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। दूसरा कर जो देखिए हिरण्य कर था, यह व्यापारियों से लिया जाने वाला नकद कर था। उसके बाद देखिए जो तीसरा कर था वह बलि कर था, और यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो इस प्रकार से 3 कर उस समय महत्वपूर्ण जो थे लिए जाते थे। इनके अलावा देखिए प्रस्तुत कर, हलदंड कर, उद्रंग, ऊपरी कर, धानी, भोग तथा तुल्यमय आदि जो कर थे वसूले जाते थे। के बाद देखिए हर्षवर्धन के काल की सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों देखते हैं। देखिए इतिहासकारों ने अपने ऐतिहासिक घटनाओं में, अपनी ऐतिहासिक रचनाओं में इसके बारे में वर्णन किया है। कहा जाता है कि हर्षकालीन समाज जो है वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। चारों वर्णों के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां एवं उपजातियां भी रहा करती थी। ब्राह्मणों को देखिए समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, और तत्कालीन समाज में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन वैश्यों और शूद्रों की स्थिति में आया था। यानी इसके शासनकाल में जो वैश्य और शूद्र थे उनकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ था। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, और वर्णाश्रम व्यवस्था इसके काल में पूरी तरह से विद्यमान थी। फिर कहा गया कि इन दोनों वर्गों के मध्य दूरी कम होने लगी, तथा इनके द्वारा राजा का पद संभालने का भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि जो ये 2 वर्ग थे इनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी, और कुछ क्षेत्रों में इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण पद भी संभाले जाने लगे, और कहीं कहीं इनके राजा भी मिले। इसके बाद देखिए जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो था अंत्यजों का था, जो नगर के बाहर रहते थे। कहा जाता है कि जो राज्य का बड़ा वर्ग था वो अंत्यज लोग थे। अंत्यज का मतलब होता है जो निम्न वर्ग के, और ये लोग नगर के बाहर रहते थे। इसके काल में देखिए अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह, अंतरजातीय विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन था, जबकि पर्दा प्रथा एवं पुनर्विवाह के प्रचलन का उल्लेख किन्हीं ऐतिहासिक साक्ष्यों में नहीं मिलता है। इसके काल के जो लोग थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। वे मदिरा पान भी करते थे, तथा गेहूं एवं चावल इनके मुख्य खाद्यान्न होते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों देखिए आभूषणों के प्रेमी थे, आभूषण ग्रहण करते थे, धारण करते थे। हर्ष के काल में देखिए आर्थिक दशा जो है बहुत उन्नत थी, ये ऐतिहासिक रचनाओं में पता चलता है। उसके अलावा देखिए कृषि, उद्योग एवं व्यापार भी अच्छी अवस्था में था। लोगों की आजीविका का देखिए मुख्य आधार जो है वह कृषि ही
उसके बाद देखिए इसके काल में सिंचाई के साधन के रूप में देखिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता था जिसको तुला यंत्र या जल पंप के रूप में देखा जाता है। पहले आप लोग देखे होंगे कि कुआं से पानी निकालने के लिए रस्सी से खींचा जाता था और पानी बाहर निकलता था, फिर उसको नाली के माध्यम से खेतों में पहुंचाया जाता था। तो उसी प्रकार का यंत्र का उपयोग इसके काल में किया जाता था। इसके काल में देखिए वस्त्र उद्योग भी बहुत उन्नत अवस्था में था और मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके अलावा देखिए सोने चांदी की मुद्रा के अतिरिक्त यहाँ पर कौड़ियों एवं मोतियों का भी व्यवहार मुद्रा के रूप में किया जाता था। भारत का देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से व्यापार जो है पूर्वी बंदरगाहों से किया जाता था। उस समय ताम्रलिप्ति एवं भड़ौच महत्वपूर्ण बंदरगाह होते थे। उसके बाद देखिए निर्यात की जो प्रमुख वस्तुएं थी उस समय सूती वस्त्र था, गरम मसाले थे, हाथी दांत और विलासिता की सामग्री, जबकि आयात की मुख्य वस्तुएं जो थी सोना, चांदी एवं घोड़ा थे। उसके बाद देखिए उसके शासनकाल में कुछ ऐसे भी नगर थे जो अपने व्यापार वाणिज्य के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उसमें देखिए थानेश्वर, मथुरा एवं उज्जैन थे। अब देखिए कहा जा रहा है कि साहित्यिक दृष्टिकोण से हर्ष का जो काल था वह समृद्धि एवं संपन्नता का काल था, लेकिन भौतिक प्रमाण इसके विपरीत है। इतनी सारी जो बातें थी वो हर्षचरित और उसके अभिलेखों में प्राप्त हुई, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि हर्ष का जो काल था वो समृद्धि का काल था, लेकिन वो साहित्यिक दृष्टि से समृद्धि का काल था। भौतिक रूप से इसका कोई प्रमाण मिला नहीं है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह काल आर्थिक दृष्टि से पतन का काल था। उन्होंने कहा कि इस इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही हैं, इसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इसका जो काल था वो एक तरह से आर्थिक दृष्टि से पतन का काल था, जिसकी वजह से इस साम्राज्य का विघटन हो गया। उसके बाद देखिए इसके शासनकाल के धार्मिक जीवन और भाषा साहित्य का भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखिए हर्षवर्धन जो था अपने पूर्वज के जो आराध्य देव थे सूर्य एवं शिव, उनका वह उपासक था। उसके बाद वह भी शुरू में शैव धर्मानुयायी था। बाद में देखिए दिवाकर मित्र एवं ह्वेन सांग के प्रभाव से वह बौद्ध मतानुयायी हो गया और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का वह संपोषक था। उसके समय में देखिए जो नालंदा महाविहार था वो महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था और हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार के जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। उसके बाद देखिए उसने अन्य धर्मों में महायान धर्म की उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी, जिसकी अध्यक्षता देखिए ह्वेन सांग ने की थी। यानी अन्य धर्मों में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए इसने इस सभा का आयोजन किया था। इसी अवसर पर देखिए संघाराम में आग लगाने पर हर्ष ने 500 ब्राह्मणों को निष्कासित कर दिया। कहा गया कि वहां पर एक बौद्ध संघाराम में आग लग जाने की वजह से हर्ष बहुत नाराज हुआ था और उसने वहां से 500 ब्राह्मणों को निष्कासित कर दिया। हर्ष ने देखिए कश्मीर के शासक से उसने बुद्ध के दंत अवशेषों को बलपूर्वक प्राप्त किया था, वह उसको देने से मना कर रहा था, जिसकी वजह से। उसके बाद देखिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का समर्थक होने के बावजूद भी हर्ष ब्राह्मण धर्म में भी अभिरुचि रखता था, जिसके लिए देखिए वह हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। इस परिषद में देखिए पहले दिन बुद्ध की उपासना की जाती थी, दूसरे दिन सूर्य की उपासना की जाती थी, तीसरे दिन शिव की उपासना की जाती थी और तथा चौथे दिन दान दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करता था और सभी धर्म के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करता था। इस मोक्ष परिषद में देखिए 18 अधीनस्थ राजाओं ने भाग लिया था और जो ह्वेन सांग आया था इसके समय में उसने 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। इनके द्वारा कहा जाता है कि हर्ष स्वयं उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्वानों का संपोषक था। उसने देखिए
स्वयं 3 नाटकों की रचना की, जिसमें प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली प्रमुख थे। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने इन नाटकों की रचना नहीं की, बल्कि धावक नामक कवि ने उससे पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे थे। उसके बाद देखिए, इसके काल में प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट, मयूर, मातंग, दिवाकर आदि रहते थे और जो इसके दरबार में रहते थे। वर्धन का जो दरबारी कवि देखिए बाणभट्ट था और उसने हर्षचरित एवं कादंबरी नामक रचनाएं की थी। मयूर ने देखिए सूर्य शतक नामक रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। अब देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो इसके शासनकाल से संबंधित है। इसमें देखिए उस काल में देखिए महाराज और महासामंत नामों से देखिए जो उसके अधीनस्थ शासक थे उनको संबोधित किया जाता था। जो सचिव और अमात्य होते थे वो मंत्री परिषद के मंत्री थे। भुक्ति देखिए प्रांतों को कहा जाता था। ऊपरिक या राष्ट्रिक देखिए भुक्ति का प्रशासक होता था। ग्रामा छपटलिक देखिए ग्राम शासन का प्रधान होता था। चाट भाट देखिए पुलिस कर्मियों को कहा जाता था। दंड पासिक या दांडिक देखिए पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। बृहदेश्वर देखिए अश्वसेना का अधिकारी होता था। बलाधिकृत पैदल सेना का अधिकारी हुआ करता था। हर्षचरित के अनुसार भी देखिए कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें देखिए सिंहनाद देखिए मुख्य सेनापति को कहा जाता था। अवंती देखिए शांति एवं युद्ध का मंत्री होता था। स्कंदगुप्त देखिए हाथी या गज सेना का मुख्य अधिकारी होता था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान अधिकारी होता था। लोकपाल प्रांतीय शासक को कहा जाता था। तो इस प्रकार से देखिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों और कुछ महत्वपूर्ण पदों का उल्लेख किया गया। अब हम लोग आते हैं ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग के बारे में और देखिए यह जो था एक चीनी यात्री था, तीर्थयात्री था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह देखिए चीन की से जो आया था, यह चीन की राजधानी चंगन यानी छांग एन के नाम से उसको उस समय जाना जाता था। 629-30 ईस्वी में चला था और 645 ईस्वी में भारत से वापस चीन गया था। यानी टोटल 16 वर्ष की इसकी यात्रा थी, जिसमें इसने 13 वर्ष भारत में बिताए थे और बाकी 3 वर्ष इसका आने जाने में लगा था। यह देखिए मध्य एशिया का जो सिल्क मार्ग है, सिल्क रूट है, रेशम मार्ग है, उसी के से होते हुए भारत आया था और फिर इसी मार्ग से वापस भी चला गया था। इसमें देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 16 वर्ष टोटल इसका यात्रा था, जिसमें 13 वर्ष इसने भारत में बिताया था। इसको देखिए चीन के तत्कालीन शासक ताई सुंग से भारत आने की अनुमति नहीं मिली थी और उस समय किसी व्यक्ति को अपने देश के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसने बिना अनुमति के ही चोरी से या गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी। लेकिन जब यह यहाँ से भारत से चीन वापस पहुंचता है तब उसके शासक ने इसका बहुत सम्मान किया था। क्यों? क्योंकि इसने महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया था और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को अपने साथ ले गया था। देखिए वह नालंदा महाविहार यानी बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए तथा बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य से भारत आया था। यानी उसका उद्देश्य भारत में आने का एक ही था कि वह नालंदा महाविद्यालय में पढ़ेगा और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करके और उससे संबंधित सूचनाएं अपने साथ ले जाएगा। इसलिए देखिए इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसकी उपाधि देखिए महायान देव एवं मोक्ष देव थी। यह देखिए सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत पार कर भारतीय राज्य कपिसा में पहुंचा था। उसके बाद इसने देखिए अपनी यात्रा में महाराष्ट्र, भीमनाल, सिंध जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में यात्रा की थी। उसके बाद देखिए वह
पूर्वी भारत में बंगाल, ओडिशा व कामरूप की तरफ भी गया था। कश्मीर में वह देखिए कारकोट वंश के शासक दुर्लभ वर्धन के दरबार में भी गया था। देखिए शासक ने उसकी राजधानी प्रवरपुर में भारी सम्मान किया था, यानी दुर्लभ वर्धन से जब यह मिला तो उसको बहुत सम्मान मिला। कश्मीर में यह देखिए 2 वर्ष तक रहा था। 641-42 ईस्वी में वह देखिए दक्षिण भारत पहुंचा था और दक्षिण में पल्लवों की राजधानी कांची तक गया था। जब वह यहाँ आया तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन महावल्लभ का शासन वहां पर था। ह्वेनसांग देखिए पांड्य देश नहीं गया था, लेकिन कांची में रहने वाले भिक्षुओं से उसे पांड्य देश की जानकारी मिली थी। यानी दक्षिण भारत में वो पल्लवों के शासन काल में गया था और वहां पर वहीं तक रहा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसको पांड्यों के बारे में जानकारी वहां के भिक्षुओं से ही प्राप्त हो गई थी और उस जानकारी के अनुसार वह पांड्य देश को मालकूट के नाम से संबोधित करता था। इतिहासकारों के द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि ह्वेनसांग का भारत में 2 बार चोर डाकुओं से अपहरण हो गया था और जिसमें देखिए पहली बार पंजाब में साकल के पास और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में अयोध्या से कुछ आगे गंगा के किनारे वाले रास्ते पे, यानी इसका 2 बार भारत में डाकुओं के द्वारा अपहरण भी कर लिया गया था। इसके बाद देखिए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिलती है कि नालंदा विश्वविद्यालय में यह टोटल 6 वर्ष रहा था। 5 वर्ष इसने वहां के कुलपति शीलभद्र से योगाचार का अध्ययन किया था तथा 1 वर्ष वहां अध्यापन का भी कार्य किया था, यानी टोटल 5 वर्ष वहां अध्ययन किया और 1 वर्ष अध्यापन का कार्य किया। जितने भी दिन देखिए ह्वेनसांग नालंदा में रहा वह कभी भी हर्ष से नहीं मिला, जबकि नालंदा हर्ष के ही साम्राज्य में स्थित था। यानी जब तक वह हर्षवर्धन के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में था तब तक हर्षवर्धन से नहीं मिला, लेकिन जब वहां से वापस अध्ययन करके लौटता है तब उसकी मुलाकात हर्षवर्धन से होती है। नालंदा में देखिए उसे सर्वोच्च विद्वत सम्मान मोक्षदेव की उपाधि से विभूषित किया गया। नालंदा में उसे देखिए वहां का सर्वोच्च जो विद्वानों का सम्मान था मोक्षदेव, उसकी उपाधि से उसको विभूषित किया गया था। उसने देखिए अमरावती में बौद्ध धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। कामरूप का जो शासक था वह स्वयं ह्वेनसांग को लेकर कन्नौज आया और हर्ष को उसको सौंप दिया। उसने देखिए अपने भारत भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों को अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक या ग्रंथ जिसको सीयूकी के नाम से जाना जाता है उसी में संकलित किया था। यानी भारत आने और जाने के दौरान उसको जितने कुछ भी चीजें दिखाई दी, जितना कुछ भी उसने अध्ययन किया, सारी बातों को उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा था और उसकी इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद एस बिल ने किया था। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि सीयूकी का एक अंग्रेजी अनुवाद वाटर्स द्वारा भी किया गया था। सीयूकी में 138 देशों का वर्णन हुआ है और इसमें ह्वेनसांग ने देखिए नालंदा, तिलोदक एवं बोध गया के विहारों का भी उल्लेख किया है। इसके बाद देखिए इसके जो महत्वपूर्ण वर्णनों में देखिए क्या क्या बातें बताई गई हैं कि वह कांची के लोगों को विद्या का प्रेमी कहता था तथा कांची को धर्मपाल बोधिसत्व की जन्मभूमि बताया था। उसने देखिए महाराष्ट्र के चालुक्य राज्य के लोगों को विद्या का व्यसनी बताया था तथा महाराष्ट्र के विषय में उसने लिखा है कि जब कोई योद्धा वहां युद्ध भूमि में हार कर आता था तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाता था, बल्कि उसे औरत की पोशाक पहना दी जाती थी, जिससे वह इतना शर्मिंदा हो जाता था कि वह सोचता था कि इससे अच्छा तो युद्ध में मर जाना ही बेहतर होता। देखिए वहां पर जब कोई योद्धा युद्ध में हार के आता था तो उसको दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उसको औरत की पोशाक पहना दिया जाता था, जिससे वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता था और वह सोचता था कि इससे अच्छा तो मैं युद्ध में ही मर जाता। उसके बाद देखिए उसने इसमें अपनी पुस्तक में कहा है कि शतद्रु भट्टनेर जो था वह बौद्ध धर्म का केंद्र था
और वहां उसने अशोक द्वारा निर्मित भद्रकाली चैत्र का भी दर्शन किया था। उसने कहा था कि शतद्रु जो था बौद्ध धर्म का केंद्र था और वहां पर उसने अशोक के द्वारा बनवाया गया एक चैत्र था जिसका नाम भद्रकाली था, वहां वह जाकर उससे दर्शन किया था। ह्वेनसांग ने मणिपुर एवं सिंध देश के शासक को शूद्र कहा है, यानी कहा है कि जो मणिपुर और सिंध के शासक थे वो शूद्र थे। उसके बाद में बताया गया है कि कामरूप, उज्जैन, जिहोती और महेश्वरपुर के जो राजा थे वो ब्राह्मण थे। उसके बाद उसने अपनी स्वर्ण में कहा है कि भारत के जो अधिकांश शासक हैं वह ब्राह्मण हैं, इसलिए भारत ब्राह्मणों का देश है। उसने शूद्रों को कृषक के रूप में संबोधित किया है, यानी जो शूद्र थे वो कृषि का कार्य करते थे, इसकी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। उसके अनुसार देखिए भारत में विधवा विवाह एवं सती प्रथा नहीं थी। फिर उसके बाद देखिए उसने कहा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहासकार नियुक्त किए गए थे। उसने देखिए अश्वघोष, देव, नागार्जुन एवं कुमार जीव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां बताया है। उसने अपनी रचना में अश्वघोष, देव, नागार्जुन एवं कुमार जीव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों के रूप में भी बताया है। उसके बाद देखिए उसके जीवन चरित्र में मथुरा के कुछ स्तूपों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें देखिए सारिपुत्र, मुदगलायन, उपाली, आनंद, राहुल, मंजूश्री, पूर्ण मैत्रायणी पुत्र, इन सभी लोगों का जो स्तूप था उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है। उसने देखिए मथुरा में उपगुप्त विहार का भी उल्लेख किया है। 644 ईस्वी में देखिए यह सब करने के बाद वह अपने देश जाने के लिए हर्षवर्धन से अनुमति लेता है, यानी स्वदेश लौटने की अनुमति लेता है। और फिर हर्षवर्धन ने जालंधर के राजा उदित को उसे सीमा तक पहुंचाने के लिए भेजा था। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ह्वेनसांग अपने साथ जब जाने लगता है तो महात्मा बुद्ध की चंदन की मूर्ति, उनके बुद्ध के कुछ अवशेष तथा 657 बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ अपने देश वापस लेकर चला जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में हर्षवर्धन और ह्वेनसांग के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्यों और घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और हम लोगों ने इसमें देखा कि किस प्रकार से हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां कहां से किया था, उसके कौन कौन से समकालीन शासक थे, उसके समाज में सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक जो स्वरूप था वो किस प्रकार से था और उसके काल में कौन कौन से स्थान किस किस काम के लिए प्रसिद्ध थे, उसके महत्वपूर्ण जो अधिकारी थे, जो उपशासक थे, शासक थे, उनको किस नामों से संबोधित किया जाता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ह्वेनसांग ने अपने रचनाओं में, अपनी वर्णन में किन किन बातों को बताया है और जिसके आधार पर हमें उस काल के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें जो थी इस क्लास में थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा होगा और इसको समझने के बाद आप अपने कॉपी पर नोट्स बना लेंगे, जिससे एग्जाम में आप आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।